नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और आप सुन रहे हैं रेडियो सिरसा। दोस्तों, हेलो सिरसा के इस विशेष अंक में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देशराज, जो कि हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक हैं। देशराज सप्रा जी जाबाद मारकंडा के मूलतः निवासी हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं मुख्य अध्यापक के रूप में। उर्दू के साहित्यकार हैं, आप उर्दू में पीएचडी भी हैं और सितम्बर 2011 से आप हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा सरकार का इदारा है, उसके निदेशक के तौर पे कार्यरत हैं। डॉक्टर देशराज सप्रा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात देश की न भी करें तो हरियाणा में उर्दू की दशा क्या है, हरियाणा में उर्दू की दिशा क्या है और उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हरियाणा में हो रहे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे श्रोताओं को ये बताएं आप कृपया कि जो हरियाणा उर्दू अकेडमी है वो वास्तव में क्या है और क्या काम करती है। हरियाणा उर्दू अकेडमी सबसे पहले इसका एहतमाम फरीदाबाद में हुआ। उस वक्त सबसे पहले जो सेक्रेटरी थे वो मिस्टर विशिष्ट थे, प्रोफेसर विशिष्ट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले प्रोफेसर थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद वहाँ से शिफ्ट होकर के ये चंडीगढ़ आ गया दफ्तर, और फिर चंडीगढ़ के बाद पंचकुला में आ गया है। अब पंचकुला में सन 85 से ये काम कर रहा है। उर्दू जबान की तरक्की इसका काम है और हमारी हरियाणा सरकार, मौजूदा हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपया का बजट इसके जिम्मे निर्धारित कर दिया है ताकि उर्दू जबान के प्रचार व प्रसार के लिए काम किया जाए। उर्दू जबान की तरक्की के लिए हरियाणा सरकार ने और हरियाणा उर्दू अकेडमी, जब से खास करके मैंने 15 सितम्बर 2011 को चार्ज संभाला तो मैंने इस वक्त तक 15 मुशायरे करवाए हैं। मुख्तलिफ अजला में, अलग अलग जिलों में जा करके, अलग अलग जगहों में जा करके मुशायरों का एहतमाम किया है और उर्दू साहित्यकारों, उर्दू के पोइट्स जो कवि हैं, उर्दू के जो शोरा हैं, उनको दावत दी और वहाँ पर उर्दू का प्रचार व प्रसार किया। सिर्फ यहाँ तक इतना ही, बल्कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हमने साथ लिया और जिला एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से ये प्रोग्राम किया गया। और इसके साथ साथ हम उन साहित्यकारों को, उन शोरा हजरात को और जो उर्दू जबान से लगाव रखते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करते रहते हैं। 18 अवार्ड हमारी अकेडमी ने मंजूर किए हुए हैं। पहले कम थे, अब 18 अवार्ड हैं। ये जो 18 अवार्ड की आप बात कर रहे हैं उर्दू को बढ़ाने के लिए, ये अलग अलग किस किस श्रेणियों में दिए जाते हैं? कुछ थोड़ा सा इसको विस्तार से आप बताएंगे। उर्दू में इसने खास काम किया हुआ है, काफी किताबें लिखी हैं और उनको सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो 1.5 लाख रुपए का अवार्ड होता है और वो अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद हाली अवार्ड आते हैं, उसके बाद जो है अलग अलग नाम के जो है अवार्ड रखे गए हैं। कोई खत किताबत का अवार्ड होता है, कोई जर्नलिस्ट का अवार्ड होता है और कोई फारसी जबान में तरक्की या अरबी जबान में तरक्की कर रहा है वो, और कोई और किताबें जिसने उर्दू में ज्यादा लिखी है उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और कुछ लोग मसौदा लिख करके हमें दे देते हैं, हम उनको भी 15,000 रुपया देते हैं ताकि किताब वो पब्लिश करा सके। जी, कुल मिलाकर आपने जो बताया डॉक्टर साहब के 3 तरह के काम फिलहाल अकादमी कर रही है। एक, आप मुशायरे आयोजित करते हैं, जो उर्दू के शायर हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। दूसरा काम आपने बताया कि जो उर्दू में काम कर रहे हैं, उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए, ऐसे लोग, भले वो पत्रकार हों, साहित्यकार हों, उन लोगों को आप पुरस्कृत भी करते हैं। 18 अवार्ड की आपने बात की। तीसरा काम कहा कि उर्दू अकेडमी पांडुलिपियां या जिसको आपने कहा मसौदा, वो आपको भेजते हैं लोग उर्दू में लिखने वाले, तो उनके प्रकाशन के लिए भी आप आर्थिक मदद करते हैं। इसके अलावा उर्दू और बढ़े, इसके अतिरिक्त भी कुछ काम अकेडमी करती है क्या? हाँ जी, हरियाणा उर्दू अकेडमी सबसे ज्यादा, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो चाहता भी हूँ और कर भी रहा हूँ, उर्दू मराकज, उर्दू सेंटर कैंप किए गए हैं। लगभग इस वक्त हरियाणा में 10 उर्दू मराकज कैंप हैं, जिसमें खास करके मेवात, जमुनानगर का इलाका जो सिधौरा का है, जमुनानगर सिधौरे का इलाका, पलवल और इसके साथ पानीपत, इन इलाकों में पंचकुला और कुरुक्षेत्र, इन अजला में अलग अलग जगहों पर हमने उर्दू मराकज कैंप किए हुए हैं। जो उर्दू जबान से वाकिफ हैं, जिनकी तालीमी मियार कम से कम मैट्रिक है, वो उर्दू पढ़ाने के इंटरेस्टेड है, तो उनके जिम्मे ये काम लगाया जाता है। उनको 1,000 रुपया माहवार महीना दिया जाता है और हर 6 महीने के बाद उस क्लास का जो 20, 25, 30 तलबा पढ़ा रहे हैं या ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो उनमें जो इम्तिहान होगा, जो फर्स्ट आएगा उसको भी 1,000 रुपया हम बतौर प्रोत्साहन के उसको भी देते हैं उस तलबा को। तलबा में
कोई मजहब मिलत का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई उम्र का ख्याल नहीं रखा जाता, छोटा है बड़ा है कोई भी उर्दू सीख सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। एक तो ये हम काम कर रहे हैं खास करके उर्दू को प्रोत्साहन करने के लिए। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू का हर यूनिवर्सिटी में लिख कर भेजा है, हर यूनिवर्सिटी में उर्दू शोभा कायम हो। खास करके हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मैंने लगभग 8-9 साल काम किया है टीचिंग एसोसिएट इन उर्दू। वहाँ पर जो है उर्दू जो है वो वहाँ पर एक पार्ट टाइम कोर्स पढ़ाया जाता है और उनका इम्तिहान होता है, यूनिवर्सिटी लेती है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी खूबी है कि वो BA पार्ट 1, 2, 3 का इम्तिहान भी पेपर सेट करवा करके इम्तिहान भी लेती है उन तलबा का जो कि इलेक्टिव बतौर इलेक्टिव मजमून या प्राइवेट तौर पर वो इम्तिहान दे सकते हैं। BA में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी उर्दू कुरुक्षेत्र में पढ़ाई जाती है जी। किसी और विश्वविद्यालय में हरियाणा में अभी तक नहीं है कोई और विश्वविद्यालय में। अभी भी कुरुक्षेत्र में उर्दू का विभाग नहीं है, विभाग नहीं है ये बात तो ये एक बड़ी चुनौती आप मानते हैं? हाँ, तो उर्दू के विभाग होने चाहिए। इसके लिए कुछ किया आपने? मैंने इससे पहले जो गवर्नर थे डॉक्टर AR किदवाई साहब, मैंने उनको कई दफा लिख करके जबानी कहा कि आप उर्दू शोभा कायम करें और इसके लिए काफी कुछ हुआ कि शोभा कायम हो, लेकिन कोई न कोई वजह बीच में आती रही और इस बात जो है टलती रही। और आज भी मैंने डॉक्टर जो वहाँ के वाइस चांसलर है मिस्टर सिद्धू, उनसे भी कहा है कि आप करें, वो भी चाहते हैं, लेकिन कई अड़चने आती हैं जिसकी वजह से वो इस शोभा को कायम नहीं कर पा रहे। डॉक्टर सप्रा, ये जानना बड़ा रोचक रहेगा और महत्वपूर्ण भी होगा कि वो अड़चने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो किस तरह की अड़चने हैं। ये यूनिवर्सिटी की कोई अड़चने होती है UGC की, ये कितने तलबा पीछे कितनी क्लास पढ़ रहे हैं, कौन कौन एडमिशन लेना चाहते हैं, कितने हैं, तो उस वजह से जब एडमिशन लेने वाले बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए शोभा भी वहाँ पर कायम नहीं हो सकता। सिर्फ वो पार्ट टाइम जो उर्दू का है सर्टिफिकेट कोर्स, उसी का वो उन्होंने एहतमाम कर रखा है कि अभी तक तो हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स ही हम चला रहे हैं, उसमें कितने भी क्यों न तलबा हो आप पढ़ाइए। और उसके साथ साथ वहाँ पर पत्राचार द्वारा भी उर्दू कोर्स है, पत्राचार द्वारा भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और क्लास भी अलग लगती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। जी, मैं अब थोड़ा सा सवालों का रुख बदलना चाहता हूँ डॉक्टर सप्रा। आपने कहा कि उर्दू के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और बहुत कुछ और अभी किया जाना बाकी है। मैं सवाल को पलट रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे श्रोताओं के लिए भी ये जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मैं समझता हूँ कि उर्दू की अहमियत क्या है, उर्दू को आखिर बढ़ावा दिया ही क्यों जाए, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सारे लोगों के लिए जो उर्दू की अहमियत को नहीं समझते हैं। देखिए, उर्दू जबान मैं फिर कहूँगा किसी खास कौम, मजहब, मिल्लत की जबान नहीं है। हमारे दिल और दिमाग में ये छाया हुआ है कि ये जबान एक किसी खास कौम की जबान है। मेरी मुराद मुसलमानों से है कि ये मुसलमानों की जबान है। ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में उर्दू को जो है नेशनल दर्जा दे दिया गया, तो लोगों ने सोचा कि ये तो पाकिस्तान की जबान हो गई और हिंदुस्तान में हिंदी को दर्जा कुछ दिया गया। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि उर्दू मुसलमान। हकीकत में ये है, उर्दू हिंदुस्तान के दिल्ली के गिरदो निवाह में फली फूली बड़ी परवान चढ़ी। आज भी उर्दू हिंदुस्तान के हर सूबा में, हर इलाका में उर्दू बोली और समझी जाती है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का एक सूबा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर उर्दू को पूरा अहमियत दी गई है और उर्दू की जो है कौमी जबान वहाँ पर उस स्टेट की जो कौमी जबान मानी गई है उर्दू को। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये उर्दू गैर मुल्की जबान है? उर्दू हमारी सभ्यता है, गंगा यमुनी तहजीब है। उर्दू शेर व शायरी के लिहाज से आज भी रेडियो, टीवी पर और फिल्मी दुनिया में कहता हूँ बिल्कुल अधूरी है जब तक कि रेडियो उर्दू का काम उसमें नहीं होता। शेर व शायरी के आज नौजवान लड़का और लड़की गुनगुनाते हुए महसूस होती है। कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए तो उर्दू का शेर गुनगुनाते हुए, और जो टीचर उर्दू में शुरू करेगा शेर व शायरी से तो लोग, बच्चे बहुत ही जो है उत्सुकता के साथ उसको सीखते हैं और उर्दू का लुत्फ उठाते हैं। वास्तव में उर्दू जो है एक जबान नहीं, ये एक तहजीब है। मैं तो ये कहा करता हूँ, उर्दू मेरी जान है, मैं उर्दू की जान, उर्दू मेरी जबान है और उर्दू मेरी आन।
میں تو یہاں تک ارادہ بنا کے آیا ہوں، ڈائریکٹر کے ناطے میں یہ کہتا ہوں، سارے عالم کو پڑھائیں گے زبان اردو، ساری دنیا میں اڑائیں گے نشان اردو، ہر ایک کے دل میں بنائیں گے مقام اردو، پوری کوشش سے بسائیں گے یہاں اردو۔ میں تو یہاں کہتا ہوں، اونچا ہے زبانوں میں مقام اردو، شیریں ہے کلاموں میں کلام اردو۔ تو اردو تو بھائی شیریں ہے، اس میں مٹھاس ہے، اور زبان میں اتنا نہیں ہے جتنا اس میں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تھوڑا سا بیچ میں آ کر کے ہندی اور اردو کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہندی اور اردو بالکل الگ نہیں ہے، صرف لپی میں انتر آتا ہے، جو آپ بول رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں یہی ہندی ہے یہی اردو ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، وسعت ہے نگاہوں میں دل کینے سے آری ہے، جو شے بھی چمن میں ہے وہ شیخ میں پیاری ہے، دو بیٹیاں ایک ماں کی ایک شاخ کی دو کلیاں، اردو بھی ہماری ہے اور ہندی بھی ہماری ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہندوستان کے جو ہے اس میں ایک ہندی اور اردو مہکتے ہوئے دو پھول ہیں جو کہ ہمارے لٹریچر کو ہمارے سبھیتا کو یہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ اردو سارے جہان کو پڑھائیں گے، سب کو پڑھائیں گے، اردو کا بڑا اور اونچا مکان بنائیں گے۔ اردو کے لیے، اردو کے پرچار پرسار کے لیے ایک جو کورس اکیڈمی چلا رہی ہے پتراچار سے، کورسپونڈنس سے، اس کے بارے میں بھی ہمارے شروتاؤں کو بتائیں کہ کیسے اس کو آپ چلاتے ہیں اور کون کون لوگ اس کا کیسے لابھ لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، پتراچار کنٹیکٹ پرسنل کنٹیکٹ پروگرام یہ جو ہمارے اکیڈمی کی جانب سے چل رہا ہے، اس کا بڑے ہمیں اچھے نتائج ملے ہیں۔ مئی کے مہینے میں ہم اس کے لیے اخباروں میں ایڈ دیتے ہیں اور لوگوں کا رجسٹریشن کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 915 لگ بھگ لوگوں نے، جو کہ ہریانہ اور اس کے ساتھ لگنے والے صوبے، خاص کر کے پنجاب اور جو ہے اتراکھنڈ اور دلی وغیرہ کے لوگ جنہوں نے اپنے نام رجسٹریشن کرائے ہیں، ہم ان کا پرسنل کنٹیکٹ کے تھرو اردو پڑھاتے ہیں۔ ہمارا دو ٹیچرز ہیں اردو کے، اور وہ جا کر کے ان کو جو ہے کئی بار 2 بار 3 بار سال میں جو ہے کنٹیکٹ پروگرام کرتے ہیں اور فیس ٹو فیس ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں اور اردو کو شروع سے ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان سے کیا ہوتا ہے، ان کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے اور اسائنمنٹ کو جب وہ پورا کر دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ایک ڈپلومے کا سرٹیفکیٹ کسی وشیش مہمان دوارا، جیسے وائس چانسلر ہے، جیسے گورنر صاحب ہے، سی ایم صاحب ہیں، ان کے دست مبارک سے یہ ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہر سال اوسطاً اس کورس میں، جسے آپ ڈپلوما کورس کہہ رہے ہیں سال بھر کا، کورسپونڈنس سے یا پتراچار سے، اس میں اوسط کتنے لوگ داخلہ لیتے ہیں؟ اس بار کا اگر آپ آنکڑا دینا چاہیں تو اس بار کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں کل میں؟ اس بار 915 میں نے پہلے بتایا کہ 915 لوگوں نے نام رجسٹر کرائے ہوئے ہیں جی۔ اور ان کے ذمہ ہم کتابیں، ہم نے کورس اور اسائنمنٹ ایک بک ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، وہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور بیچ بیچ میں وہ بھیجتے رہتے ہیں اور ان کو ہم جواب دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا ٹیچر ان کو کریکٹ کر کے وہ بھیج دیتا ہے اور آخر میں جو کمیاں ہیں وہ ان کو ٹھیک کر کے بھیج دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ اب کچھ لکھنے پڑھنے جوگا ہو گیا ہے تو اس کو پھر بعد میں اسسمنٹ کر کے ہم ان کو ڈپلومے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ تو کوئی پریکشا بھی دینی پڑتی ہے آخر میں؟ نہیں، اس میں کوئی پریکشا نہیں ہے، صرف اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، اس کو ایولیٹ کر کے اور اس کے مطابق ہم اس کو نمبر دے کر کے اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک بات بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ جو یہ آپ کا ڈپلوما ہے، روزگار وغیرہ دلانے میں بھی کچھ مددگار ہو سکتا ہے یا کیول بھاشا سیکھنے کے اچھک جو لوگ ہیں وہی اس کی طرف آئیں؟ ابھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہریانہ ودیالیہ شکشا بورڈ بھوانی اس کی مانتا دے، لیکن ابھی تک مانتا نہیں ملی اور ہریانہ سرکار سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کورس کی مانتا دے، لیکن مانتا نہیں۔ اکیڈمی کی جانب سے وہ مانتا ہے اور اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سرٹیفکیٹ سے کہ وہ جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایلیمنٹری نالج آف اردو سے بخوبی واقف ہے، تبھی اس کو یہ کورس
का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इससे ये फायदा है, अभी फिलहाल में तो इसकी सरकार की तरफ से मान्यता किसी क्लास के बराबर दर्जा नहीं दिया गया। हो सकता है इसे 8वीं तक का दर्जा दे दिया जाए। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में जो इस समय आ रहा है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हरियाणा में इस समय अगर हम देखें, आप क्योंकि एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, उर्दू के विद्वान हैं, हरियाणा में इस वक्त उर्दू की हालत कैसी है, क्या दशा है? अगर मैं ये सवाल सीधे आपसे पूछूं कि जनाब हरियाणा में उर्दू की आज दशा क्या है, उस पर आप टिप्पणी करें तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा में उर्दू की हालत खस्ता नहीं है, बल्कि लोगों में शौक है उर्दू सीखने का, पढ़ने का। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग बड़ी खुशी के साथ, और फिर खास बात कोई उम्र का ख्याल नहीं है, 80 साल का भी है, 78 साल का भी है, 70 साल का, 50 का, और 12, 13, 14 साल के भी तुलबा जो है वो उर्दू सीखने की शौक रखते हैं। मैं कहता हूँ भले कैसी हालत हो, लेकिन शौक लोगों में उर्दू सीखने का बहुत ज्यादा है। वजह उसका क्योंकि रेडियो टीवी की जबान है, सुनते हैं लेकिन मजा नहीं ले सकते पूरा, क्योंकि उनको उसका अर्थ नहीं आता कि ये अर्थ क्या है शेर और शायरी का, और उससे लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। उसके लिए उर्दू सीखना जरूरी हो जाता है। उर्दू फिर मैं कहूँगा कि ये एक गैर मुल्की जबान नहीं, हमारी अपनी जबान है। हमारा सारा रिकॉर्ड उर्दू में है जमीनों का, और पटवारी के लिए और जो है नायब तहसीलदार के लिए इसके इम्तिहान होते हैं उर्दू का, और उर्दू के बगैर वो पटवारी नहीं बन सकते, नायब तहसीलदार नहीं बन सकते। यहाँ तक के नगर पालिकाओं में भी एक ऐसा आदमी, बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में भी उर्दू नोइंग पर्सन लगाते हैं जो कि जन्म पैदाश का रिकॉर्ड रखता है और इशू करता है। यहाँ तक कि नहीं, और हिस्टोरिकल बिल्डिंगों का और हमारा यह पुरानी जो किताबें हैं उनका लाइब्रेरियों में भी उर्दू जानना जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि लाइब्रेरियन जो है पुरानी किताबें जो हमारा उर्दू का खजाना है, जो हमारी तहजीब है जिसमें जुड़ी हुई, तो उनको जानना जरूरी है। एक लाइब्रेरियन के लिए भी उर्दू का जानना एक बड़ी अच्छी बात है। और हमारी सरकार तो अब यहाँ तक कर रही है कि मेवात ही नहीं बल्कि और भी अजला में, जिलों में उर्दू के प्रचार और प्रसार के लिए उर्दू उस्तादा की 543 असामियों का प्रकाशित किया गया, और जेबीटी पोस्ट के लिए खास करके मेवात के लिए, लेकिन इतने टीचर्स हमें नहीं मिल पाए जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करते और उनको नौकरी मिल सकती। केवल 78 ही जो है तुलबा पूरी कर सके शर्तें, और उनको ही इस पर जेबीटी के पद पर तैनात किया गया है। जो सरकार ने नौकरी के, रोजगार के अवसर सार्वजनिक किए थे, उपलब्ध कराए थे, उनको भरने के लिए भी हमारे पास अभी हाल हरियाणा में पर्याप्त संख्या में एलिजिबल टीचर्स हमें नहीं मिले, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उसका भी कारण है, वो टीचर की क्या करें, क्योंकि टीचर्स के लिए यहाँ पर वो जो एक टेस्ट लिया जाता है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, उसमें उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं होता, और जब उर्दू सब्जेक्ट नहीं होता तो वो एलिजिबल भी नहीं हो पाते। इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये कहूँगा सरकार से कि उस टेस्ट को खास करके उर्दू टीचर के लिए कुछ न कुछ उसमें रियायत दी जाए, जो कि तजर्बेकार है, 4 साल 5 साल से कहीं किसी अदारे में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए तो खास रियायत की जाए ताकि वो उर्दू जो है वो पढ़ा सके। सरकार चाहती है, हमारे चौधरी ये भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, इनकी सरकार ये चाहती है कि उर्दू जुबान का फरोग हो, और हरियाणा में पूरी हमें ग्रांट भी देती है, हर तरह से हमें जो है सरकार हर वक्त मदद करने के लिए तैयार होती है कि उर्दू जबान हर बशर हरियाणा का इससे सीख जाए। डॉक्टर साहब, आपने कहा सरकार इच्छुक है, सरकार ग्रांट भी दे रही है, सरकार का रवैया भी उर्दू को बढ़ाने का है, फिर क्या दिक्कतें हैं? अगर पूछा जाए कि इस सब के बावजूद कि लोगों में उर्दू पढ़ने की इच्छा है, उर्दू को जानने की इच्छा है, सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स भी हैं, एकेडमी को भी धन दिया जा रहा है, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, इस सब के होते हुए भी उर्दू के पठन पाठन में, उर्दू के आगे बढ़ने में, उर्दू की तरक्की में, उर्दू के विस्तार में बड़ी दिक्कतें आज की तारीख में हरियाणा में क्या हैं? ये है कि उर्दू के पहले तो टीचर ही नहीं मिलते। मैंने पहले कहा कि सरकार ने जो है एडवर्टाइज दी 543 उस्तादा उर्दू के लिए, लेकिन टीचर मिलते ही नहीं, कंप्यूटर टीचर। अब कंप्यूटर टीचर नहीं मिलते तो सरकार रिक्रूट कहाँ करे? अब जब टीचर ही नहीं है स्कूल में तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? पढ़ने वाले क्या करेंगे? पढ़ने वाले क्या करें? तो पहली बात कि उर्दू
टीचर्स कॉम्पिटेंट मिलने चाहिए और उसके लिए सरकार इंतजाम करे। और फिर स्कूलों में, और मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि हर जिला हेडक्वार्टर पर के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर उर्दू को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाए ताकि लोग उर्दू सीख सके। और उसके लिए जो पुराने उर्दू टीचर्स हैं, जो रिटायर्ड उर्दू टीचर हैं, उनकी मदद ली जाए और उर्दू का प्रोत्साहन इस प्रकार हो सकता है। अगर पुराने उर्दू टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी मदद ले ली जाए तो काम चल सकता है। जी डॉक्टर साहब, किसी भी भाषा का एक बड़ा जो अहम हिस्सा रहता है वो साहित्य होता है। तो हरियाणा में आज की तारीख में उर्दू में जो साहित्य सृजन है वो कितना हो रहा है, उसकी दशा क्या है, उसकी हालत कैसी? हाँ, ये सवाल आपका बजा है कि उर्दू के जो साहित्यकार हैं, हाँ जी, वो कितनी तादाद में हैं। मैं ये कहूँगा कि दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। उसका कारण कि उर्दू जबान से वो लोग वाकफ नहीं है और वो जो पुराने लोग हैं जो बिफोर पार्टीशन के पढ़कर आए हैं उनमें तो है, और जो नए हैं तुलबा उनमें इतना वो पढ़ लिख तो जानते हैं, मजबूरी में सीख लिया, लेकिन साहित्य में इतनी रुचि नहीं ले रहे जितनी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो जबान से बखूबी वाकफ नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे उर्दू जबान से जो है जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा अकेडमी से राब्ता कायम करें और अकेडमी की जानब से हम तैयार बैठे हैं उनको हर हौसला अफजाई करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको उर्दू किताबें देने के लिए, और उनको उर्दू लिटरेचर अगर कुछ लिखा है तो हम उनको हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो मसौदा की शक्ल में हमें दे, कैसे भी दे, हम उनका भी ख्याल करते हैं और हम पढ़ाने के लिए भी तैयार होते हैं। इसीलिए उर्दू अलग अलग मराकज़ कायम किए गए हैं और उर्दू का कंटेक्ट प्रोग्राम चालू है और यही प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरीके से उर्दू जबान का अर्तका हो, फरोग हो, तरक्की हो, और उर्दू जबान जो है एक हमारी गंगा यमुना सभ्यता है, ये हमारी जो है विरासत है, हमारे बुजुर्गों की जबान है और हम इससे अलग नहीं होना चाहते। और ये एक बड़ी सरमायादार जबान है, खास करके शेर और शायरी में इसका कोई दूसरी जबान, कोई सानी नहीं है। और हमारी ये कह देना कि हमारी धार्मिक पुस्तक केवल संस्कृत में है या हिंदी में है, नहीं, इसके साथ साथ मैंने पढ़ा है ख्वाजा दिल मोहम्मद जो है एक मुसलमान व्यक्ति हैं, उन्होंने गीता का तर्जुमा किया है, बहुत खूब किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि गीता के बारे में ये उर्फानी मजमून संस्कृत के 700 श्लोकों में बयान किया गया है। हर श्लोक महरफत का रंगीन फूल है। इन 700 फूलों की माला का नाम गीता है। ये फूल करोड़ों इंसानों के हाथ में से गुजर चुके हैं, मगर इनकी नफासत, इनकी लताफत यूं की त्यों है। ये फूल कहाँ से लिए गए हैं? ये फूल उस बाग से लिए गए हैं जिसका नाम है गुलशने बका, और इसे सींचा है आबे हयात ने, और इस पर हुस्न की उस मलका का राज है जिसका नाम है हकीकत। हकीकत क्या है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ओ अर्जुन, यू शुड नो दैट लाइफ जो है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना। You should know the soul is never born nor dies, nor does it exist on coming into being, for it is everlasting, even though the body is slain, not the soul. न एनम छिदंती शस्त्राणी न एनम दहती भावका न चाहे एनम कली दंती आपो न एनम शोषती मरुता। इसका उर्दू जुबान में तर्जुमा किया है हमारे शायर ने। न एनम छिदंती शस्त्राणी न एनम दहती भावका न चाहे एनम कली दंती आपो न एनम शोषती मरुता। कटेगी नहीं तलवार से ये आत्मा, जलेगी कहाँ आग में ये आत्मा। न सूखे हवा में सुखाने से ये, न गीली हो पानी में ये आत्मा। न जायते मरियते व कदाचिन्नयम भूतवा भविता न भुवे, अज्जो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हंते हने माने शरीरे। नहीं रूह का जिस्म से कोई वास्ता, असर इस पे होता नहीं किसी कुवत का। न होती है पैदा न मरती है ये, फकत जिस्म तब्दील करती है ये। तो ये जो है ये उर्दू वालों की देन है कि हम संस्कृत से उर्दू में भी इसका तर्जुमा करके उसका आनंद ले रहे हैं। उर्दू कोई गैर मुल्की जबान नहीं है,
اردو نے جو ہے دیش کی آزادی کے لیے خاص کر کام کیا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. تو اس معاملے میں اشفاق اللہ خان کا جو ہے یہ شعر کتنا خوبصورت ہے اور کس قدر اس نے کہا ہے. اور اسی طرح سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. یہ بھی ڈاکٹر محمد اقبال نے جو کہ ایک مسلمان تھا اس نے بھی کہا ہندوستان کی تعریف میں. یہاں تک کہ راشٹریہ ایکتا کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہندوستان کی تہذیب و تمدن جو ہے کسی بات پر ہے. یونان، روم، مصر مٹ گئے جہاں سے، مگر کوئی ہستی ہے جو اب بھی نام و نشان ہمارا، اب بھی ہمارا نشان ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اردو کی اہمیت اور اردو کے یوگدان کا ذکر کیا. چلتے چلتے یہ بھی جاننا ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ اردو کے لیے کام کرتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، اردو کے کو بڑھانے بچانے کے لیے آپ کی اکیڈمی کام کر رہی ہے. اردو کا جو بھوشیہ ہے، ہم دیش کا ذکر نہ کریں، ہریانہ میں آپ کو اردو کا بھوشیہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ بھوشیہ مستقبل جو ہے اردو کا بالکل روشن ہے، ہر طرح سے سرکشت ہے. اردو زبان کا پرچار و پرسار بڑے زور و شوروں سے چل رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ہر بشر اردو زبان سے واقف ہو جائے. اس کے لیے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ اردو مراکز کیمپ کیے گئے ہیں. اردو لیکھکوں کو، ساہتیہ کاروں کو، مصنفوں کو، شعراء کو، حضرات کو ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. اور جو بھی اردو میں کتاب نہیں لکھ سکتا، پیسہ نہیں ہے، ہم ان کو مالی امداد بھی کرتے ہیں. ہر طرح سے جرنلزم میں بھی اردو ایک اخبار ہند سماچار ہے جو کہ اردو کا اس نارتھ زون میں واحد کے اخبار ہے. اس کے لیے بھی ہم کئی بار اپنے آرٹیکل میں دیتا ہوں اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا اور میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ ہریانہ میں اردو کا مستقبل روشن ہے، روشن رہے گا. اور کیونکہ ہماری موجودہ سرکار ہر طرح سے ہماری اکیڈمی کو مالی امداد دے رہی ہے اور ہم اس کا سدپیوگ کر رہے ہیں. پرچار و پرسار کے لیے پوری کوشش ہماری برسک پریتن ہے کہ اردو زبان پھلے پھولے آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب، ایک پرشن جو ہے وہ مجھ سے چھوٹ گیا اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ سوال نہ ہو اور اس پر آپ کی ٹپڑی نہ ہو تو جو یہ ہماری بھیٹ وارتا ہے، یہ جو ساکشاتکار ہے، یہ ادھورا رہ جائے گا. ہم ہریانہ میں اردو کی بات کر رہے ہیں، ہم نے ہریانہ میں اردو کی حالت پر بات، ہریانہ میں اردو کے مستقبل پر بھی بات کی. بہت سارے لوگوں کو کم معلوم ہوگا اور جن میں میں خود کو بھی شمار کرتا ہوں، ایسے کچھ ناموں کی چرچا ضرور ہونی چاہیے ساہتیہکاروں کے جو آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہریانہ کی مٹی میں پیدا ہوئے اور اردو میں کام کرتے ہوئے انہوں نے نام کمایا، اونچے مقام حاصل کیے. ایسے کچھ لوگوں کا ذکر آپ ضرور کریں تاکہ وہ نام لوگوں تک جائیں، لوگوں کو دھیان آئے کہ اس مٹی پر بھی اردو کے لیے کام کرنے والے، اردو میں کام کرنے والے اور اردو کے ذریعے دیش، سماج اور سنسکرتی کی سیوا کرنے والے لوگ ہوئے ہیں. ایسے کچھ ناموں کا ذکر آپ ضرور کریں چلتے چلتے. میں خاص کر کے مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی کا ذکر ضرور کروں گا. ان کا تعلق پانی پت سے تھا اور انہوں نے بہت کچھ اردو پر کام کیا، خاص کر کے مناجات بیوہ ایک ایسی کتاب جس میں عورتوں کی حالت کو سدھار کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ عورتوں کو جو ہے ہمیں پورا درجہ دینا چاہیے، مناجات بیوہ کے نام سے ہے. اسی طرح برکھا رتو کے نام سے ہے. ایک یہ ہی نہیں بلکہ ترلوک چند مرحوم ہوئے ہیں، انہوں نے جگن ناتھ آزاد ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اردو میں کافی ساہتیہ کیا. یہاں پر کہ داغ، ہاں جی، داغ کا بھی ذکر ہریانہ سے بھی تعلق ہے. اور اس طرح سے یہاں پر اور بھی کئی شعراء حضرات ہوئے ہیں ہریانہ میں جن کا جو ہے ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور آج بھی ہیں جو کہ اردو میں کام کر رہے ہیں. اردو میں ایک یمنا نگر کے مسٹر جو ہے وی آر سیٹھی، وہ بہت ہی اردو میں شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ
जो है लिखा पढ़ी में मुसन्नफ भी हैं, बड़ी अच्छी किताबें भी लिखते हैं। उन्होंने उर्दू जुबान में बहुत कुछ काम किया है। एनडी सपड़ा हैं, वो भी एमए उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी जमुनानगर से ताल्लुक के हैं, वो भी उर्दू जुबान में काफी कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ तक किशन तुर है, वो भी उर्दू जुबान के लिए काम कर रहे हैं। पंचकुला के ही 2, 3, 4 आदमी ऐसे हैं कि अल-जाकिर ने भी पहले काम किया है, जो पहले निदेशक थे, हाँ जी, उन्होंने भी उर्दू पर काम किया है। और शमस तबरेजी जो हमारी अकेडमी के एक अदीब है, वो हमारे यहाँ एडिटर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वो भी उर्दू जुबान की तरक्की के लिए, शेर व शायरी के लिए खास काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी अपनी अकेडमी में 4-5 आदमी ऐसे हैं जो उर्दू जुबान में पीएचडी हैं। जैसे अभी मिस्टर मुस्तमिर है जो उर्दू टीचर हैं, ये भी पीएचडी हैं। और इस तरह से फरजाना बेगम है, वो भी उर्दू में पीएचडी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देशराज सप्रा, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हरियाणा में उर्दू की वर्तमान दशा से लेकर और उर्दू के मुस्तकबिल तक बहुत सारे हमारे जो सवाल हैं उनके उत्तर दिए। और मैं समझता हूं कि मेरी और डॉक्टर सप्रा की इस बातचीत से हमारे जो श्रोता हैं उर्दू को लेकर के जो सवाल उनके जहन में रहते हैं उनके जवाब उनको मिले होंगे। और जो काम जिसमें डॉक्टर सप्रा लगे हुए हैं वो काम के उर्दू को जानने वाले लोगों की, उर्दू को पढ़ने वाले लोगों की तादाद बढ़े, उस काम की तरफ भी हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनने के बाद उनका रुख रुझान होगा। दोस्तों, आप भी उर्दू पढ़ सकते हैं और हरियाणा उर्दू अकेडमी आपकी मदद के लिए तैयार बैठी है। 1 वर्ष का पत्राचार से कोर्स एकेडमी कराती है। मई माह में उसके दाखिले होते हैं और जैसा कि इस बातचीत में आपने सुना भी होगा, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। साल भर में एक बार पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम भी होता है। एकेडमी के टीचर्स आकर के हर जिला केंद्र पर लगभग क्लासेस लेते हैं और वो आपको उर्दू पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो इस अभियान में, इस यात्रा में, इस मिशन में आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आपकी उर्दू के प्रति रुचि है, कहीं उर्दू से मोहब्बत आपके मन में पैदा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।